नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन परत के नियंत्रण से संबंधित है? तो पहला विकल्प है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा विकल्प है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा विकल्प है टोरंटो प्रोटोकॉल और चौथा विकल्प है रियो सम्मेलन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ओजोन परत के क्षरण के नियंत्रण से संबंधित जो समझौता हुआ था उसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। बेसिकली यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। यह संधि कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 को यह संधि हुई थी। तभी से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संधि जो है 16 सितंबर 1987 को हुई थी, लेकिन यह प्रभावी कब हुई? यह प्रभावी हुई 1 जनवरी 1989 को यह संधि प्रभावी हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पे ही जो है सबसे अधिक जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और इसका पता भी 1985 में ही चला था। 1985 में यह पता चला था कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर ओजोन परत में एक काफ़ी बड़ा छेद हो गया है, जिससे पराबैंगनी किरणें जो है डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही हैं, जो कि मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। हम लोगों को यह भी मालूम है कि जो हमारा ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है, हैलोजन के कारण है, ठीक है, हैलोजन के कारण है। ये सब जो है इसका मुख्य कारण है। तो जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन था, उसमें यही निर्णय लिया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन इन गैसों के उत्पादन और खपत को कम किया जाएगा, जिससे ओजोन परत को जो है संरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके और पृथ्वी को उसके दुष्प्रभाव से बचाया भी जा सके। ठीक है। एक किसी परीक्षा में आया था डावसन किसकी इकाई है? तो डावसन ओजोन परत को मापने की इकाई है। ठीक। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं जो जितने विकल्प हैं लगभग सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा विकल्प ए है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो हमारा क्योटो है, क्योटो जापान में एक शहर है, जापान का एक शहर है। और यह क्योटो प्रोटोकॉल जो है, यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था 11 दिसंबर 1997 को जो है सम्मेलन हुआ था। और यह ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 हुआ था, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावित हुआ। यह भी प्रश्न आता है क्योटो कहाँ पे अवस्थित है? तो क्योटो कहाँ पे है? जापान में अवस्थित है। और इस प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसे हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना था
जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो सकता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। कुल 6 ग्रीन हाउस पे, ठीक है, कुल 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन पे जो है रोक लगाने की बात की गई थी। कुल 6 ग्रीन हाउस गैसों के, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और फ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये 6 जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हमारे वातावरण को काफ़ी प्रभाव डाल रही हैं, वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको 1990 के स्तर से, जो मानक समय माना गया 1990 माना गया, तो 1990 के स्तर से कम 5% कम किया जाए, कम से कम 5% कम किया जाए। और बाद में जो है यह सीमा 18% कर दी गई थी। इसको 2 चरणों में लागू किया गया था। पहले चरण में 5% था, दूसरे चरण में 18% यह सीमा कर दी गई थी। इसके बाद विकल्प सी है टोरंटो प्रोटोकॉल। टोरंटो जो है कहाँ पे है? कनाडा में अवस्थित एक शहर है और यह प्रोटोकॉल जो है यह सम्मेलन 1988 में हुआ था। यह भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित है, यह भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित है। इस सम्मेलन में यह कहा गया था कि 2005 तक, इस सम्मेलन में यह कहा गया था कि 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में स्वेच्छा से सभी देश 20% की कटौती करें, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जा सके। इसके बाद जो है विकल्प डी है रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन, जो रियो नामक जो है स्थान कहाँ पे है? रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में, ठीक है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है सतत विकास हेतु एजेंडा 21, इसमें जो है सतत विकास हेतु एजेंडा 21 आता है परीक्षाओं में, संबंधित है, तो सतत विकास से संबंधित है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। और इसी रियो सम्मेलन में जो है जलवायु परिवर्तन पर जो है एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। चाहे पृथ्वी सम्मेलन आ जाए, चाहे रियो सम्मेलन आ जाए, या एजेंडा 21 आ जाए, काफ़ी बार जो है परीक्षाओं में एजेंडा 21 पूछा गया है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, मित्रों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों के द्वारा हमें
बताएं कि मतलब हम और कितना अच्छा बेहतर अपने चैनल को कर सकते हैं, कंटेंट किस प्रकार से हम और बेहतर बना सकते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? पहला विकल्प है न्यूक्लियर ऊर्जा, दूसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, तीसरा विकल्प है कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण और चौथा विकल्प है वनारोपण। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, न्यूक्लियर ऊर्जा। न्यूक्लियर ऊर्जा जो है जलवायु परिवर्तन का जो राष्ट्रीय एजेंडा था, राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर ऊर्जा को स्थान नहीं दिया गया है। 30 जनवरी 2008 30 जनवरी 2008 को जो है प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया गया था इस एजेंडे के द्वारा, ठीक है, जिसमें से आपका कुल इसमें 8 एजेंडे थे, कुल 8 एजेंडे थे, जिसमें है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय सौर काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन पहला है, ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऊर्जा क्षमता, दूसरा है ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। एक सेकंड आपको, तीसरा है इसमें आपका टिकाऊ कार्यों के लिए राष्ट्रीय मिशन, टिकाऊ कार्यों के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा है ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। छठा है टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन, टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन। अगला है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन। सातवां है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन। और अगला है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो इसमें से देखिए कहीं पे भी न्यूक्लियर ऊर्जा का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। और बाद में जो है इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था, इसमें 4 मिशन और जोड़ दिए गए थे। इसमें 19 जनवरी 2015 को 4 मिशन और जोड़ दिए गए थे। उसमें था हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय वायु मिशन, बेस्ट एनर्जी जनरेशन का राष्ट्रीय मिशन और भारतीय तटीय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। तो इतने जोड़ दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है अल नीनो किससे संबंधित है? पहला विकल्प है समुद्री जलधारा, दूसरा विकल्प है समुद्री लहर, तीसरा विकल्प है वायुमंडलीय विक्षोभ, चौथा विकल्प है पर्यावरणीय विक्षोभ। तो हमारा सही आंसर विकल्प है समुद्री जलधारा। अल नीनो जो है किससे संबंधित है? अल नीनो जो है समुद्री जलधारा से संबंधित है। यह जो है प्रशांत महासागर में अल नीनो की जो घटना होती है प्रशांत महासागर के जो भूमध्य एरिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे समुद्र के तापमान में विभिन्न प्रकार की जब विभिन्नता होती है समुद्र के तापमान में, तब यह घटना घटित होती है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि समुद्र के तापमान में विभिन्नता, जब समुद्र के तापमान में वेरिएशन होता है तब अल नीनो की घटना होती है, ठीक है। और यह कहाँ पे होती है? प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र में, ठीक है। और सबसे पहले जो है इसे पेरू और पेरू एवं इक्वेडोर के मछुआरों ने देखा था और यह घटना वहीं पर होती है, इक्वेडोर और पेरू के तटों पर।
यह गर्म जलधारा है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कैसी जलधारा है, अल नीनो, तो अल नीनो जो है गर्म जल धारा है। और स्पेनी भाषा में इसका अर्थ होता है छोटा बालक। छोटा बालक किस भाषा में, या छोटा बालक या छोटा लड़का, स्पेनिश भाषा में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया जाता था? पहला विकल्प है प्रथम पीढ़ी, दूसरा विकल्प है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा विकल्प है तृतीय पीढ़ी और चौथा विकल्प है चौथी पीढ़ी। तो हमारा सही आंसर विकल्प है प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम तकनीक या निर्वात ट्यूब का प्रयोग जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया, जब बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए जाते थे और उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। किस भाषा का? मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इसके कुछ उदाहरण दे दिया जाता है परीक्षाओं में। एनिएक किसका उदाहरण है? ठीक है, तो यह प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। यूनिबैक यह भी जो है प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। IBM का है मार्क 1, यह भी जो है आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपकी जो दूसरी पीढ़ी है कंप्यूटर की, दूसरी पीढ़ी है, उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। और भंडारण के लिए पंचकार्ड की जगह चुंबकीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। चुंबकीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। और इसमें जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता था। किसका? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। और कोबोल और फोर्ट्रान और कोबोल जैसी उच्च स्तरीय भाषा का भी प्रयोग सेकंड पीढ़ी में किया जाने गया था। इसके बाद हमारा जो है विकल्प सी है तृतीय पीढ़ी। तो तृतीय पीढ़ी में जो है कंप्यूटर में और सुधार हुआ, और जो ट्रांजिस्टर था तो ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें रैम का भी प्रयोग किया जाने लगा। किसका? रैम का प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें पास्कल बेसिक PL1 आदि उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। हमारा जो कंप्यूटर की हमारी जो चौथी पीढ़ी है, इसमें चुंबकीय टेप एवं डिस्क का जो स्थान था वह अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। इसमें लैन वैन का विकास हुआ, लैन वैन आदि का विकास हुआ। PC पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, यह जो है आपका चौथी पीढ़ी में है। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी नेटवर्क में WLL होता है? पहला विकल्प है वाइड लाइन लूप, दूसरा विकल्प है वायरलेस इन लोकल लूप, चौथा विकल्प है वायरलेस लो लिंक और चौथा विकल्प है वर्किंग इन लो लाइन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप या वायरलेस इन लोकल लूप जो WLL का फुल फॉर्म होता है। यह WLL क्या होता था? स्थानीय बेतार तकनीक थी। इसमें जो है फ़ोन के लिए जो या बैंडविड्थ के लिए जो है किसी भी प्रकार के तार की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह जो है बेतार सिस्टम था और काफ़ी प्रचलित था। हमारा अगला प्रश्न है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला विकल्प है इनटू द डार्कनेस, दूसरा विकल्प है द ब्यूटीफुल सिटी, तीसरा विकल्प है आई नेवर क्राई, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, इनटू द डार्कनेस फिल्म को जो है गोल्डन पुरस्कार फिल्म से गोल्डन पीकॉक
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो है यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कोरोना के कारण जो है इस तिथि में नहीं मनाया गया, बल्कि 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में, 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के मध्य मनाया गया। और फिक्स है कहाँ पे मनाया जाता है, गोवा के पणजी में, गोवा के पणजी में जो है यह समारोह मनाया जाता है, ठीक है। 1952 में यह समारोह प्रारंभ किया गया था। कब? 1952 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रारंभ किया गया था। और अब की बार जो है कुल 224 फिल्मों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। जैसे होता है ना, एक ब्लेंड लर्निंग होती है जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का जो है मिश्रण होता है, उसी प्रकार से जो है यह हाइब्रिड सम्मेलन था। यह सम्मेलन हाइब्रिड सम्मेलन था जिसमें 224 फिल्मों में से जो है 50 को वहाँ पे भौतिक रूप से दिखाया गया और शेष को जो है वर्चुअली आभासी माध्यम से उसकी स्क्रीनिंग हुई, ठीक है। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, इंडियन पर्सनालिटी का पुरस्कार। एक प्रश्न आता है फोकस कंट्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो एक बार मैं आपको संक्षेप में बता देता। चूँकि हमारा प्रश्न है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, यहाँ पे पीकॉक छूट गया है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, ठीक है। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया, इनटू द डार्कनेस फिल्म को दिया गया। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक, ध्यान दीजिएगा, गोल्डन पीकॉक जो तो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए होती है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक के लिए जो है सिल्वर पीकॉक अवार्ड होता है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड पूछता है तो तजू चुआन लियू को दिया गया है फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ठीक है। किस फिल्म के लिए, द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया, जोफिया स्टैफिएज को दिया गया, ठीक है, आई नेवर क्राई फिल्म के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, वो भी सिल्वर पीकॉक अवार्ड ही होगा, चेन तियन को दिया गया द साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया। फोकस कंट्री अगर पूछा जाता है, फोकस कंट्री तो बांग्लादेश, फोकस कंट्री कौन है, बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें अगर इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड पूछ दे, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया गया था, विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस सती ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। पहला विकल्प है
प्रजापति गौतमी, दूसरा विकल्प नागनिका, तीसरा विकल्प अपाला, चौथा विकल्प यशोदा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, नागनिका। ठीक है, कौन है? नागनिका। नागनिका जो है एक ब्राह्मण राजवंश था, सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश ब्राह्मण राजवंश था, जिसके संस्थापक शिवमुख थे। कौन था? शिवमुख इसके संस्थापक थे। और एक प्रसिद्ध शासक, प्रारंभिक शासक था, उसका नाम था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी भी लिखा रहता है, सातकर्णी भी लिखा रहता है। तो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई। तो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो है, क्योंकि उसके दो पुत्र थे, शक्तिशील और बेरशील। शक्तिशील और बेरशील दोनों अवयस्क थे। ठीक है, अल्पवयस्क थे। इसलिए उसकी माता का नाम था नागनिका। उसकी माता का नाम था नागनिका, मतलब सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागनिका। तो नागनिका ने जो है संरक्षिका बनकर जो है कुछ समय तक शासन कार्य किया था। तो यही जो है आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सती ने, उसे प्रश्न उसमें सती दिया था, लेकिन होना चाहिए स्त्री। ठीक है, अपनी पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया, नागनिका ने किया। महाप्रजापति गौतमी भी जो है सातवाहन वंश की ही जो है महारानी थी, महाप्रजापति उनका नाम था। ठीक है, और अपाला जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। यशोदा अगर देखा जाए तो महाकाव्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? पहला विकल्प है गंगा, दूसरा विकल्प है गोदावरी, तीसरा विकल्प है महानदी और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कृष्णा। भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 1018, दूसरा विकल्प है 1017, तीसरा विकल्प है 1025, चौथा विकल्प है 6000। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1017। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017 है। यह प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। इसके आंसर को लेकर बड़ा विवाद था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है, न कि 1017। जबकि वास्तविकता ये है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें सूक्तों की संख्या 1017 है, लेकिन बाद में 11 वालखिल्य सूक्तों को और जोड़ दिया गया। ठीक है, वालखिल मतलब बाद में प्रक्षिप्त किए गए थे, तो जिससे उनकी संख्या 1028 हो गई। दोनों विकल्प नहीं होगा, या तो 1017 होगा या तो 1028 होगा। और मूल देखा जाए तो 1017 ही वालखिल सूक्तों को अगर जोड़ दिया जाए तो 11 सूक्त उसमें और जोड़ दिए जाएंगे और उनकी संख्या हो जाएगी 1028। हम सभी को मालूम है कि चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, एक शब्द आता है होता। होता क्या है? आप लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि होता का ऋग्वेद से क्या संबंध है। होता, उद्गाता, अर्ध्र और ब्रह्मा, 4 नाम आपने सुना होगा। तो होता का ऋग्वेद से क्या संबंध है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प कर्नाटक, तीसरा विकल्प तमिलनाडु, चौथा विकल्प उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, तमिलनाडु में। प्राचीन भारत में कांची कहाँ पे था? तमिलनाडु में था। एक राजवंश था पल्लव राजवंश था। तो पल्लवों की राजधानी कांची थी और यह प्राचीन काल में जो है शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था।
और ह्वेनसांग जब दक्षिण भारत में गया था, कांची की यात्रा पर गया था, तो उसमें ने वहाँ के विश्वविद्यालय को भी देखा था। वह नालंदा और विक्रमशिला जैसा ही विश्वविद्यालय था, मतलब एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र के रूप में भी कांची था और पल्लव की राजधानी थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? पहला विकल्प है 1857, दूसरा विकल्प है 1867, तीसरा विकल्प है 1828, चौथा विकल्प है 1875। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत बार जो है यह प्रश्न परीक्षाओं में आया है और ज़्यादातर लोग इसके आंसर गलत लगा देते हैं। आंसर लगा देते हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, जबकि यह सही नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना में केशव चंद्र सेन का योगदान तो है, लेकिन वो संस्थापक नहीं। इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने जो है महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके कुछ प्रसिद्ध सदस्य थे जिनके विषय में हमें जानना चाहिए। आप लोगों ने महादेव गोविंद रानाडे का नाम सुना होगा, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। यह उसके सदस्य थे, महादेव गोविंद इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। यह प्रश्न तो परीक्षाओं में का यह आप लोग जरूर जानते होंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे ही गोखले के गुरु थे। ठीक है। गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना के भी जो है यह गुरु थे। तो महादेव गोविंद रानाडे एक सदस्य हो गए। आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर, नारायण चंद्रावकर, नारायण चंद्रावकर। ठीक है। ये जो है इसके प्रमुख सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में उपबंधित है? पहला विकल्प द्वितीय अनुसूची, दूसरा विकल्प तृतीय अनुसूची, तीसरा विकल्प चतुर्थ अनुसूची और चौथा विकल्प पांचवी अनुसूची। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प सी। ठीक है। भारत में जो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ का जो प्रारूप है वह संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है। और हमारा जो विकल्प ए है द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, इन सभी लोगों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख मिलता है। वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? दूसरी अनुसूची में मिलता है। मैं 10 अनुसूचियों का, सभी भागों का, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी जो चतुर्थ अनुसूची है, चतुर्थ अनुसूची, उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है किसमें? चतुर्थ अनुसूची में। हमारी जो पांचवी अनुसूची है, हमारी पांचवी अनुसूची है, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों
एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है, लेकिन 4 राज्यों को छोड़कर, 4 अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, उसमें है अब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इनका विवरण जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में मिलता है। इनके लिए जिनका जो प्रशासन वर्णित है संविधान की 6ठी अनुसूची में है। तो ये जो है सभी अनुसूचियां, जो संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं और 12 अनुसूचियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी न किसी अनुसूची से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की परंपरा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, दूसरा है संविधान संशोधन में, तीसरा है कटौती प्रस्ताव के निर्माण में, चौथा है सरकार को पदच्युत करने में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, संविधान संशोधन में। विकल्प बी, संविधान संशोधन में जो है अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन है, उसमें व्यवस्था की गई है कि अगर किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी नियम को लेकर संविधान में संशोधन करना है तो दोनों सदनों में से कोई सदन जो है इसकी पहल कर सकता है। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है उसमें जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार केवल किसको है? राज्यसभा को है। ठीक है, मुझे लगता है अनुच्छेद 312 इसमें है, इससे संबंधित अनुच्छेद 312 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? पहला विकल्प राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, दूसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होकर, तीसरा विकल्प है लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होकर। ठीक है, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 66, अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बनने वाले चूंकि एक निर्वाचक वो होता है, मंडल होता है, निर्वाचक गण होता है। ठीक है, तो निर्वाचक जो संसद के दोनों सदन होते हैं तो उनको मिलाकर जो है, उनके सदस्यों को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। तो उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है, और जो भी मतदान होता है वह गुप्त होता है। अनुच्छेद 66 यह कहता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? पहला विकल्प 15 अगस्त 2014, दूसरा विकल्प 1 अप्रैल 2015, तीसरा विकल्प मई 2015 और चौथा विकल्प 26 जनवरी 2015। तो हमारा सही आंसर है 1 अप्रैल 2015। यहाँ पे विकल्प मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और 1 जनवरी 2015 को इसे लागू किया गया था। थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग एरर हो या प्रश्न ही ऐसी परीक्षा में पूछा गया हो। ठीक है, और हम लोगों को मालूम है कि जो योजना आयोग था, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय था, उसको समाप्त करके उसी को प्रतिस्थापित कर, उसी को जो है परिष्कृत करके नीति आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा उपयोग में आता है? पहला विकल्प है एंड्रॉयड, दूसरा विकल्प है डॉस, तीसरा विकल्प है विंडोज 7 और चौथा विकल्प है विंडोज XP।
तो हमारा सही आंसर विकल्प ए एंड्रॉयड। स्मार्टफोन में जो है ज़्यादातर हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं। पहला विकल्प है सर्च फर्मवेयर, दूसरा विकल्प है सर्च प्रकाश, तीसरा विकल्प है सर्च इंजन, चौथा विकल्प है सर्च बिट। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, सर्च इंजन उसे बोलते हैं। कल मैंने आपको इस बताया था। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें देखिए जो कह रहा है, एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर 3 स्तरों में, मतलब 3 चरों में जो है उनकी चिंता की तुलना करना चाह रहा है। तो उसमें डाटा जो हम कलेक्ट करेंगे उसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा, किस टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर 2 होता, इसमें 2 वेरिएबल होते तब टी टेस्ट से हमारा काम चल जाता, लेकिन जब 2 से अधिक वेरिएबल होते हैं तो टी टेस्ट से हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर हमें 3 बार निकालना है तो 3 बार टी टेस्ट लगाना पड़ेगा, 5 बार लगाना है तो 10 बार टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यह लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसके लिए जो है हम पहले विकल्प पढ़ दे रहे हैं फिर आंसर बता रहे हैं। इनोवा टेस्ट के द्वारा, दूसरा विकल्प है इनोवा के साथ टी टेस्ट द्वारा, तीसरा विकल्प है केवल टी परीक्षण द्वारा और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, इनोवा के साथ टी टेस्ट द्वारा। ठीक है, अब चूंकि जो है बार बार जो वेरिएबल की संख्या बढ़ती है तो हमें जो है कई बार टी टेस्ट लगाना पड़ता है, इसलिए जो है लुई फिशर नामक मनोवैज्ञानिक ने जो है एक इनोवा नामक सिस्टम का जो है इनोवा ANOVA इनोवा नामक सांख्यिकी विधि को प्रयोग में लाए। कौन? फिशर। ठीक है, लुई फिशर ने जो है इनोवा नामक विधि को जो है सांख्यिकी विधि को प्रयोग में उन्होंने इसे लाया। इसका पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रसरण विश्लेषण। इस परीक्षण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक समूहों के माध्यमों के अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। लुई फिशर नहीं, R.A. फिशर नाम था उनका, R.A. फिशर। ठीक है, लुई फिशर नहीं, R.A. फिशर। और उनका एक शिष्य था, फिशर का एक शिष्य था स्नेडेकर, पूरा नाम था GW स्नेडेकर। उसने जो है इसे F अनुपात कहा, इसे F अनुपात, F मतलब फिशर अनुपात के नाम से, चूंकि अपने गुरु को उसने सम्मान दिया इसलिए इसे F अनुपात कहा। यह भी जो है वेरिएबल के आधार पर कई प्रकार का होता है, साधारण इनोवा टेस्ट, जटिल इनोवा टेस्ट। इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, इनोवा के साथ टी टेस्ट द्वारा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। पहला विकल्प है शिक्षण कौशल में निपुणता, दूसरा विकल्प है शिक्षण में विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, तीसरा विकल्प है शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के उचित उपयोग में निपुणता और चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो जैसे पहला है शिक्षण कौशल में निपुणता, ये तो होना ही चाहिए, शिक्षण कौशल में निपुणता होना ही चाहिए। एक अच्छा शिक्षक आप तभी बन सकते हो जब आप टीचिंग स्किल्स का प्रयोग अपनी टीचिंग में करते हो, आप उसके मास्टर हो। ठीक है, तो कथन ए सही है। हमारा कथन बी है शिक्षण में विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, यह कथन भी सही है। कथन सी है शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के उचित उपयोग में निपुणता, यह कथन भी सही। इसलिए हमारे चारों कथन सही, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित है। पहला कथन है
पहला विकल्प है समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, दूसरा विकल्प है शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, तीसरा विकल्प है शोध समस्या के परिभाषीकरण से, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी से। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से यह संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है मापन एवं मूल्यांकन में कोई संबंध नहीं होता है, यह कथन गलत है। मापन और मूल्यांकन जो है एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं, उनका आपस में गहरा संबंध है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। कथन बी है मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग होता है, यह कथन सही है। कथन सी है मापन एक को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह भी सही है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता प्राप्त के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पहला विकल्प है सी राजगोपालचारी, दूसरा विकल्प है आचार्य जेवी कृपलानी, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी, चौथा विकल्प है जयप्रकाश नारायण। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस कार्यकारिणी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अब कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता, कांग्रेस ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए और स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नए संगठन का गठन किया जाए। ठीक है, जिससे आगामी जो हम स्वतंत्र भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उसे बेहतर ढंग से हम प्राप्त कर सकें, उसका सामना बेहतर ढंग से हम कर सकें, चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। इसलिए महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव रखा था और कहा कि कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वैसे महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के समर्थक बहुत नहीं थे, और असहयोग आंदोलन के बाद जो है उनका नज़रिया कांग्रेस के प्रति बिल्कुल बदल गया था। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी को किसने दी थी। यहाँ पे हो गया दी थी। ठीक है, तो पहला है एनी बेसेंट, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी गोपाल कृष्ण गोखले। हम सभी को मालूम है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो जब महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तो गांधी जी ने गोखले जी से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के विषय में, भारत के लोगों के विषय में उनसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि अब पहले जो है आप भारत भ्रमण करो, भारत की समस्याओं को, भारत के लोगों को देखो समझो, तब जो है आगे कोई नीति बनाओ। तो उन्होंने से गोखले जी ने कहा कि 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की आवश्यकता है। ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। मतलब सुने सब कुछ लेकिन उसके विषय में कुछ भी न बोले। मतलब उनके कहने का मतलब यही था कि आप जो है पहले भारतीय सिचुएशन को, तत्कालीन भारतीय परिस्थिति को समझो और उसके बाद कोई निर्णय लो। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, विकल्प सी अनुच्छेद 317, चौथा विकल्प अनुच्छेद 318। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को उसके पद से हटाया
जा सकता है, उसके पद से निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 315 में जो है बताया गया है, कहा गया है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा या लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के विषय में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 318 में जो है आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? हमारा पहला विकल्प है भाग दो नागरिकता। यह कथन सही है। हमारा जो है नागरिकता का वर्णन कहाँ पे है? भाग 2 में है। भाग 3 में मूल अधिकार, यह कथन भी सही है। मूल अधिकार भाग 3 में है। हमारे भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, यह भी सही है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ है? भाग 4 में है। और भाग 5 में है मूल कर्तव्य, यह गलत है। मूल कर्तव्य जो है भाग 5 में नहीं है, बल्कि यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही भाग 4 क में है। उसके लिए भाग 4 क बनाया गया है। ठीक है। मूल कर्तव्यों के लिए जिनकी संख्या 11 है। 5 से 11 तक अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, जो कि भाग 2 में है। 12 से 35 तक मूल अधिकार है भाग 3 में। और 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। और 51 क में जो है मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पहला विकल्प है विजय सांपला, दूसरा विकल्प है ओम बिरला, तीसरा विकल्प अधीर रंजन चौधरी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अधीर रंजन चौधरी को 2022 तक अभी जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। लोक लेखा समिति जो है संसद की सबसे प्राचीनतम समिति है, संसद की सबसे प्राचीनतम समिति है। ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होते हैं। और इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है। ठीक है। विजय सांपला जो है वे एससी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओम बिरला जो है स्पीकर हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में गगनयान मिशन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? पहला विकल्प है जापान, दूसरा विकल्प अमेरिका, तीसरा विकल्प है जर्मनी, चौथा विकल्प है फ्रांस। तो सही आंसर है फ्रांस। हमारा सही आंसर है फ्रांस। अप्रैल 2021 में भारत ने जो है गगनयान मिशन के लिए फ्रांस से समझौता किया है। 2022 तक जो है भारत जो है मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस की एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। वह उसमें विभिन्न प्रकार के जो है यात्रियों दोनों यात्री जाएंगे उनको प्रशिक्षित करेगा फ्रांस, और नासा का अन्य मामलों में भी जो है मदद करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प सोनू सूद, दूसरा विकल्प अक्षय कुमार, तीसरा विकल्प अजय देवगन, चौथा विकल्प अमिताभ बच्चन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अक्षय कुमार को जो है गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत में भारत ने किस देश के साथ दस्तालिक सैन्य अभ्यास किया था? दस्तालिक सैन्य अभ्यास मार्च 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत में किसके साथ किया था? तो पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा विकल्प सिंगापुर, तीसरा विकल्प है उज्बेकिस्तान, चौथा विकल्प है फ्रांस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने दस्तालिक सैन्य अभ्यास किया था।
ठीक है, और यह उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था, उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। अमेरिका के साथ अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास सिंगापुर के साथ अगर देखा जाए तो सिम्बेक्स, सिंगापुर के साथ देखा जाए तो सिम्बेक्स, फ्रांस के साथ देखा जाए तो गरुड़, फ्रांस के साथ गरुड़ सैन्याभ्यास, ठीक है, और एक सैन्य अभ्यास शक्ति सैन्याभ्यास ये होता है। हमारा अगला 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा विकल्प है हांगुल मृग, तीसरा विकल्प है गैंडा, चौथा विकल्प है कस्तूरी मृग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, हांगुल मृग। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हांगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था, जो कि आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है 12 जनवरी 2019 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से लिए गए हैं, और मैंने उनका सर्वशुद्ध हल देने का प्रयास किया है। मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी, और आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करके हमें जो है मोटिवेट करेंगे। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।